कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मेक्सिको के कुछ लोग एक खतरनाक टंकी रोड से होते हुए अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक वहां पर इमिग्रेशन पुलिस आ जाती है और एक एक कर इन अवैध प्रवासियों को पकड़ने लगती है, लेकिन फिर भी कुछ प्रवासी पुलिस से बचकर जंगल में भाग जाते हैं। इनमें रोजारियो नाम की भी एक लड़की थी जो किसी तरह बचकर मेक्सिको से अमेरिका पहुंचने में कामयाब हो जाती है। इसके 4 साल बाद रोजारियो को दिखाया जाता है जो अमेरिका के लॉस एंजलिस में एक छोटे से कमरे में रहती है और घरों में साफ सफाई का काम करती है। उसके कमरे की दीवारों पर हर जगह उसके बेटे कार्लिटोस की तस्वीरें लगी हैं, जिसे वो मेक्सिको में ही छोड़ आई है और वो अपना देश छोड़कर यहाँ इसीलिए आई थी ताकि अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी दे सके। 4 साल पहले जब वो डंकी रूट से अमेरिका आई थी तो उस वक्त कार्लिटोस 4 साल का था और अब वो 8 साल का हो गया है। वो मेक्सिको के एक छोटे से गाँव में अपनी नानी यानी रोजारियो की माँ के साथ रहता है। उसके पास एक जोड़ी स्पोर्ट्स शूज रखे हैं जिन पर हाथ मारते ही लाल रंग की लाइट चलने लगती है। ये उसकी माँ का भेजा हुआ जन्मदिन का गिफ्ट है और उसके लिए ये दुनिया की सबसे कीमती चीज है। कार्लिटोस की नानी अब बूढ़ी हो चुकी है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, लेकिन वो कार्लिटोस का पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती है। कार्लिटोस भी उनकी मदद करता है, उनके लिए दवाई लाता है और समय पर उन्हें खिलाता भी है। उसकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट दिन होता है संडे, क्योंकि हर संडे ठीक सुबह 10 बजे उसकी माँ रोजारियो उसे लॉस एंजलिस से फोन करती है। हर संडे की तरह आज भी कार्लिटोस को अपनी माँ के फोन का इंतजार है। ठीक 10 बजे गाँव के पब्लिक फोन की घंटी बजती है। कार्लिटोस जल्दी से फोन उठाता है। फोन उठाते ही वो मम्मी कहकर चिल्लाता है, जिसे सुनकर रोजारियो को बहुत खुशी मिलती है। वो उसे उसके जन्मदिन की बधाई देती है और पूछती है कि क्या उसे उसका गिफ्ट मिला। कार्लिटोस कहता है कि हाँ मैंने पहने हुए हैं। फिर वो कहता है कि मुझे तुमसे मिलने लॉस एंजलिस आना है क्योंकि मैं अब इंग्लिश भी बोलने लगा हूँ। रोजारियो उसे तसल्ली देती है कि वो जल्द ही उसे बुला लेगी, लेकिन कार्लिटोस कहता है कि आप हमेशा यही कहती हो। उसकी इस एक बात में 4 साल का इंतजार और एक बच्चे की अपनी माँ से मिलने की बेचैनी साफ झलक रही थी, लेकिन दूसरी ओर रोजारियो की नम आंखें भी उसकी मजबूरी बयान कर रही थी। पिछले 4 साल से अमेरिका की सिटीजनशिप लेने के लिए वो दिन रात मेहनत मजदूरी कर रही है, जिससे अपने बेटे को वो यहीं बुला सके और उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके, लेकिन फिर भी उसके पास अभी तक उतने पैसे नहीं हो पाए हैं। आखिर वो बात को काट देती है और कार्लिटोस अपनी माँ से कहता है कि वो बताए कि इस वक्त वो कहाँ खड़ी है। रोजारियो से बताती है कि वो एक बस स्टॉप के पास एक फोन बूथ में है। सामने एक पिज्जा की दुकान है और पास में एक लॉन्ड्री मैट है जहाँ वो हर हफ्ते अपने कपड़े धोने आती है। वो ये भी बताती है कि वहाँ एक पार्टी का सामान बेचने वाली दुकान है जिसके बाहर दीवार पर एक सुंदर सी पेंटिंग बनी हुई है। कार्लिटोस आंखें बंद करके ये सब इमेजिन करता है जैसे वो अपनी माँ के पास ही खड़ा हो। वो हर हफ्ते यही एक सवाल इसलिए करता है ताकि कुछ देर के लिए ही सही मगर उसे अपनी माँ के पास होने का एहसास हो। इसके बाद कॉल कट हो जाती है और दोनों के चेहरों पर एक मुस्कान के साथ साथ एक अधूरापन भी आ जाता है। दरअसल गांव के पब्लिक फोन से इतनी ही देर बात सुन सकते थे। गांव में कार्लिटोस सिर्फ पढ़ाई नहीं करता बल्कि एक छोटा सा काम भी करता है। वो डोना कार्मेन नाम की एक औरत की मदद करता है। डोना कार्मेन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवाने का काम करती है। कार्लिटोस उनके लिए छोटे मोटे काम करता है जैसे हिसाब किताब रखना और जो लोग आते हैं उनसे इंग्लिश में बात करना, क्योंकि उसकी बॉस डोना को इंग्लिश नहीं आती। एक दिन कार्लिटोस डोना कार्मेन से कहता है कि वो भी अमेरिका जाना चाहता है। वो बताता है कि उसने अपनी माँ के भेजे हुए पैसों में से $1200 बचा रखे हैं। डोना कार्मेन उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है और उसे डांटते हुए कहती है कि ये बहुत खतरनाक काम है। इधर लॉस एंजलिस में रोजारियो की जिंदगी आसान नहीं है। वो एक अमीर औरत के घर काम करती है जो उसे हमेशा नीचा दिखाती है और उसके इलीगल होने का नाजायज फायदा उठाती रहती है, क्योंकि अवैध होने की वजह से रोजारियो पुलिस के पास शिकायत भी नहीं कर सकती। एक दिन वो अमीर औरत उसे काम से निकाल देती है सिर्फ इसलिए कि उसने अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे फोन करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा था। रोजारियो को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसकी एक दोस्त है एलिसिया जो उसे हमेशा सपोर्ट करती है। वो उसे बताती है कि वो पैको से शादी कर ले। पैको एक सिक्योरिटी गार्ड है जो रोजारियो को पसंद करता है और उसे अमेरिका की सिटीजनशिप भी मिली हुई है। शादी करने से रोजारियो को लीगल पेपर्स मिल सकते हैं और फिर वो कार्लिटोस को अपने पास बुला सकती है, लेकिन रोजारियो इसके लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि थोड़े से पैसे और होते ही वो भी अपने पेपर्स बनवा लेगी और वैसे भी वो प्यार के बिना शादी नहीं कर सकती। आज गाँव में कार्लिटोस के जन्मदिन की पार्टी है। उसकी नानी ने उसके दोस्तों को बुलाया है, सब बहुत खुश हैं। अचानक वहाँ कार्लिटोस के अंकल आंटी भी आ जाते हैं। वो लोग कार्लिटोस को अपने साथ ले जाना चाहते हैं क्योंकि उनकी नजर उन $300 पर है जो रोजारियो हर महीने भेजती है। नानी उन्हें साफ मना कर देती है, लेकिन कार्लिटोस का अंकल उसके मन में एक शक का बीज बो देता है। वो कार्लिटोस से कहता है कि उसका एक बाप भी है जिसका नाम ऑस्कर है और वो अमेरिका के टक्सन शहर में रहता है। पार्टी के बाद कार्लिटोस अपनी नानी से अपने बाप के बारे में पूछता है। नानी उसे बताती है कि उसकी माँ उसे बड़े होने पर बताने वाली थी। फिर कार्लिटोस उससे पूछता है कि क्या माँ सच में उसे अपने पास बुलाएगी। नानी कोई जवाब नहीं दे पाती, लेकिन वो उससे वादा करती है कि वो उसे कभी भी अपने से अलग नहीं होने देगी। लेकिन उसी रात सोते हुए उनकी मौत हो जाती है। सुबह जब कार्लिटोस उन्हें उठाने जाता है तो वो नहीं उठती। वो समझ जाता है कि अब उसकी नानी इस दुनिया में नहीं रही। एक 9 साल के बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा सदमा है। अब वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। उसकी नानी के जाने का मतलब है कि अब उसके अंकल आंटी उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाएंगे। अपनी नानी की मौत के बाद कार्लिटोस टूट जाता है, लेकिन वो
हिम्मत नहीं हारता। उसके पास अब एक ही रास्ता है और वो है अमेरिका जाना। वो 2 अमेरिकन स्टूडेंट्स मार्था और डेविड के पास जाता है जिन्हें उसकी बॉस डोना ने भगा दिया था। कार्लिटोस जानता था कि वो डोना के पास क्यों आए थे। दरअसल वो दोनों पैसों के लिए किसी भी अवैध प्रवासी को अपनी गाड़ी में अमेरिका ले जाने वाले थे। कार्लिटोस जब उन्हें पैसों का लालच देता है तो वो उसे अपनी कार में छिपाकर बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए मान जाते हैं। कार्लिटोस अपनी नानी को आखिरी बार देखता है, उनसे विदा लेता है और एक अनजान सफर पर निकल पड़ता है। उसका दिल घबरा रहा है लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना है और वो है अपनी माँ से मिलना। उसने ठान लिया है कि अगले संडे से पहले वो लॉस एंजलिस पहुंच जाएगा ताकि जब उसकी माँ फोन करे तो वो परेशान ना हो। मार्था और डेविड अपनी कार में कार्लिटोस को सीट के नीचे छिपा लेते हैं। बॉर्डर पर पुलिस चेकिंग करती है लेकिन वो कार्लिटोस को नहीं ढूंढ पाते। किस्मत से गार्ड्स उन्हें जाने देते हैं लेकिन जैसे ही कार आगे बढ़ने लगती है तो गाड़ी की नंबर प्लेट से पुलिस को पता चलता है कि उनकी गाड़ी पर बहुत सारे पार्किंग टिकट बाकी हैं। इसलिए वो गाड़ी को इंपाउंड कर लेते हैं, यानी अपने कब्जे में ले लेते हैं। इसके बाद गाड़ी को एक इंपाउंड लोड में खड़ा कर दिया जाता है। जब रात हो जाती है तो कार्लिटोस किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलता है लेकिन इस हड़बड़ी में उसके सारे पैसे वहीं गिर जाते हैं। अब कार्लिटोस अमेरिका में है लेकिन बिल्कुल अकेला, अनजान और बिना पैसों के। अब वो एक स्टेशन पर पहुंचता है और लॉस एंजलिस जाने वाली बस का टिकट मांगता है लेकिन स्टेशन मास्टर अकेला बच्चा समझकर उसे टिकट देने से मना कर देता है। तभी उसकी नजर गार्ड्स पर पड़ती है तो वो भागकर वॉशरूम में छिप जाता है। वो एक आदमी से मदद मांगता है और वो आदमी उसे अपनी कार से लॉस एंजलिस ले जाने के लिए मान जाता है। बदले में कार्लिटोस $100 देने का वादा करता है मगर जब वो अपना बैग चेक करता है तो उसमें पैसे नहीं होते। वो इधर उधर पैसे ढूंढने लगता है और जब पैसे नहीं मिलते तो फिर वो लोग उसी पार्किंग के पास जाते हैं मगर उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाता। अब उस आदमी का दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि वो एक ड्रग एडिक्ट था और उसे नशा करने की बहुत तेज तलब उठ रही थी। इसलिए वो एक जगह ले जाकर कार्लिटोस को एक डीलर को $100 में बेच देता है। कार्लिटोस डरने लगता है कि तभी वहाँ एक औरत रेना आती है। वो उस आदमी को डांटती है और $100 देकर कार्लिटोस को बचा लेती है। रेना कार्लिटोस को अपने घर ले जाती है। वहाँ और भी बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स रहते हैं जो दिन में बाहर जाकर काम करते हैं और रात को रेना के घर में आकर रहते हैं। रेना उन सबको अपने घर में छुपा कर रखती है और उनके लिए खाना भी बनाती है। अगले दिन कार्लिटोस भी उनके साथ काम पर चला जाता है ताकि वो अपनी माँ के पास जाने के लिए कुछ पैसे कमा सके। रास्ते में उसकी मुलाकात एक और इमिग्रेंट एनरिक से होती है। एनरिक एक सख्त मिजाज का आदमी है जो कार्लिटोस को पसंद नहीं करता क्योंकि ये छोटा बच्चा उसे एक आफत लगता है जिसकी वजह से वो सब फंस सकते हैं। वो सब एक टमाटर के खेत में काम पर लग जाते हैं जहाँ कार्लिटोस भी मेहनत से काम करता है लेकिन अचानक खेत में इमिग्रेशन पुलिस का छापा पड़ता है। सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं और भगदड़ मच जाती है। कार्लिटोस और एनरिक किसी तरह पुलिस की नजरों से बच जाते हैं। अब कार्लिटोस फिर से अकेला है सिवाय एनरिक के जो उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। एनरिक कार्लिटोस से पीछा छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन कार्लिटोस उसके पीछे पीछे चलता रहता है। रास्ते में एक म्यूजिक बैंड वाले उन्हें लिफ्ट दे देते हैं और इस तरह वो लोग टक्सन एरिजोना पहुंचते हैं। यहाँ आकर एनरिक कार्लिटोस से कहता है कि अब वो अपने रास्ते चला जाए। कार्लिटोस को बुरा लगता है लेकिन वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। तभी एनरिक देखता है कि 2 आवारा लड़के कार्लिटोस का बैग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। एनरिक से रहा नहीं जाता, वो कार्लिटोस के पास चला जाता है और उसे अपना बेटा बताकर वहाँ से अपने साथ ले चलता है लेकिन वो अभी भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता। बड़ी मुश्किल से तो वो यहाँ पैसा कमाने आया था। अगर कार्लिटोस के चक्कर में वो पकड़ा गया तो उसे पकड़कर वापस मैक्सिको भेज दिया जाएगा और उसकी करी कराई मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इसलिए वो फैसला करता है कि वो कार्लिटोस को किसी पुलिस स्टेशन के पास छोड़कर चला जाएगा ताकि पुलिस के पास वो बच्चा कम से कम सेफ तो रहेगा। लेकिन कार्लिटोस साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं भी वापस नहीं जाना चाहता। मुझे संडे तक हर हालत में अपनी माँ के पास पहुंचना है। एनरिक उसकी जिद के आगे मजबूर हो जाता है और वो कार्लिटोस को अपने साथ लॉस एंजलिस ले जाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन उन दोनों के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे ताकि वो बस का किराया दे सके। यहाँ कार्लिटोस अपनी इंग्लिश का फायदा उठाता है और एक रेस्टोरेंट में काम के बदले उन्हें बहुत थोड़े से पैसे और सोने की जगह मिल जाती है। यहाँ काम करते हुए दोनों एक दूसरे को थोड़ा बेहतर समझने लगते हैं और एनरिक का उसके साथ बर्ताव भी धीरे धीरे सही होने लगता है। रात को कार्लिटोस को अपनी माँ की याद आने लगती है तो वो एनरिक को अपनी माँ के बारे में बताने लगता है। इस बीच वो उसे ये भी बता देता है कि उसे अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि उसका एक बाप भी है जो अमेरिका के इसी शहर टक्सन में रहता है। वो उसे अपने बाप का नाम भी बता देता है जिसे सुनकर एनरिक मुस्कुराने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब इस बच्चे से उसका पीछा छूट जाएगा। अगले दिन वो कार्लिटोस की मदद से उस आदमी का नंबर निकाल लेता है और दोनों उस पते पर पहुंच जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात ऑस्कर से होती है जो एक फैक्ट्री में लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है। ऑस्कर शुरू में तो कार्लिटोस को पहचानने से इनकार कर देता है लेकिन फिर जब वो देखता है कि उसकी छोटी छोटी आदतें भी कार्लिटोस में अभी से हैं तो फिर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। ऑस्कर को जब कार्लिटोस की माँ के बारे में पता चलता है कि वो भी 4 साल से अमेरिका में ही है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। दरअसल ऑस्कर भी एक बेहतर जिंदगी की तलाश में रोजारियो को प्रेग्नेंट छोड़कर यहाँ आ गया था लेकिन अभी भी उसके ऐसे हालात नहीं है कि वो अपने बेटे को अपना सके। फिर भी वो कार्लिटोस से कह देता है कि अगले दिन वो उसे उसकी माँ से मिलाने लॉस एंजलिस ले जाएगा। कार्लिटोस बहुत खुश होता है। एनरिक भी खुश था कि चलो उसने एक अच्छा काम कर दिया और अब वो आराम से अपने दोस्तों
दोस्तों के पास जाकर कोई नया काम देख सकता है। अगले दिन कार्लिटोस अपने पिता का इंतजार करता रहता है, लेकिन ऑस्कर नहीं आता, जिससे कार्लिटोस का दिल टूट जाता है। उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो एनरिक से कहता है कि तुम सही कहते हो, तुम मुझे पुलिस स्टेशन ले चलो, वो लोग मुझे वापस मैक्सिको भेज देंगे, क्योंकि मेरे माँ बाप में से कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता और मुझे अपने पास नहीं रखना चाहता। ये देखकर एनरिक उसके कंधे पर हाथ रखता है तो कार्लिटोस उससे लिपट जाता है, जिससे एनरिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे इस बच्चे में कोई अपना नजर आने लगता है और ना चाहते हुए भी अगले दिन वो उसे उसकी माँ से मिलाने लॉस एंजलिस की तरफ चल देता है। बस में बैठकर वो बस यही सोच रहा था कि अपनी मुसीबतों और परेशानियों के बारे में कुछ करने की बजाय आखिर वो एक किस चक्कर में पड़ गया है। सफर में वो कार्लिटोस के साथ मजाक करता है, उसे हंसाता है और इस तरह दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। इधर लॉस एंजलिस में रोजारियो की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही है कि वो कैसे उसे अपने पास बुला सकती है, क्योंकि काफी कोशिशों के बाद भी उसे अमेरिका की सिटीजनशिप नहीं मिल पा रही है। उसकी दोस्त एलिसिया उसे फिर से समझाती है कि वो पैको से शादी कर ले, और इस बार रोजारियो कार्लिटोस की खातिर शादी करने का फैसला ले लेती है। दूसरी ओर एनरिक और कार्लिटोस लॉस एंजलिस पहुंच जाते हैं, लेकिन लॉस एंजलिस एक बहुत बड़ा शहर है। कार्लिटोस के पास उसकी माँ का एड्रेस तो होता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वो एक पोस्ट ऑफिस का एड्रेस है, किसी घर का नहीं, क्योंकि अवैध प्रवासियों को अपना असली पता छुपा कर रखना पड़ता है। कार्लिटोस को अपनी माँ की बताई हुई वो बातें याद आती हैं जो वो हर बार उससे पूछा करता था। उसकी माँ जिस फोन बूथ से उससे बात करती थी उसके पास एक पिज्जा की दुकान है, एक लॉन्ड्रोमैट है और दीवार पर बनी एक सुंदर पेंटिंग भी है। दोनों पूरा दिन ऐसी जगह को ढूंढते रहते हैं जहाँ ये सारी चीजें एक ही जगह मौजूद हो, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलती। यहाँ तक कि एक बार तो वो दोनों बिल्कुल रोजारियो के पीछे से निकल जाते हैं, लेकिन ना तो वो उसे देख पाते हैं और ना ही रोजारियो की नजर उन पर पड़ती है। इधर रोजारियो पैको के साथ शादी के लिए तैयार हो रही है, लेकिन वो अभी भी अपना मन पक्का नहीं कर पा रही है, क्योंकि वो पैको से प्यार नहीं करती। आखिरकार एन वक्त पर वो उससे शादी के लिए मना कर देती है, जिससे पैको का दिल टूट जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने दुख को छुपाते हुए कहता है कि शादी न सही, पर एक दोस्त की तरह हम साथ में डांस तो कर सकते हैं। इस तरह वो रोजारियो के साथ डांस करने लगता है कि तभी रोजारियो को ढूंढते हुए उसकी एक पुरानी मालकिन आती है, जो बताती है कि मैक्सिको से डोना नाम की लेडी का फोन आया है, वो तुम्हारे बेटे के बारे में कुछ बताना चाहती है। डोना वही लेडी थी जिसके पास कार्लिटोस पढ़ाई के बाद काम किया करता था। डोना रोजारियो को बताती है कि अपनी नानी की मौत के बाद रोजारियो का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ चला गया, लेकिन उसे शक है कि वो जरूर तुमसे मिलने की कोशिश में बॉर्डर की तरफ गया होगा। ये सुनकर रोजारियो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि उसका 9 साल का बेटा अकेला इतना बड़ा खतरा मोल लेकर उसे ढूंढने निकल गया है। वो पागलों की तरह रोने लगती है, क्योंकि जिसके लिए वो इतनी दूर आई थी अगर उसे ही कुछ हो गया तो वो कैसे जी पाएगी। डोना उससे कहती है कि मुझे कुछ घंटे का समय दो, मैं अपने कॉन्टैक्ट्स के जरिए उसे ढूंढने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह अकेले वो अभी तक बॉर्डर पार नहीं कर पाया होगा। इधर दिन भर उस जगह को ढूंढते हुए थक हार कर रात को एनरिक और कार्लिटोस एक पब्लिक पार्क में पड़ी बेंच पर लेट जाते हैं। पार्क में कार्लिटोस उदास होते हुए एनरिक से कहता है कि शायद वो अपनी माँ को नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन एनरिक उसे भरोसा दिलाता है कि अब तो कुछ भी हो जाए वो उसे उसकी माँ से मिलाकर रहेगा। उसे याद दिलाता है कि तुम्हारी माँ तुम्हें हर संडे को सुबह 10 बजे कॉल करती है। वो कहता है कि कल संडे है, इसलिए हम सुबह जल्दी उठ जाएंगे और 10 बजे से पहले उस जगह को ढूंढ लेंगे। दूसरी ओर रोजारियो से रहा नहीं जाता। वो हाथ पर हाथ धरकर बैठने की बजाय अपने बेटे को ढूंढने का फैसला करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो उसे ढूंढे तो ढूंढे कहाँ, क्योंकि हो सकता है कि वो मैक्सिको में ही हो और किसी गलत आदमी के हाथ लग गया हो। इसलिए वो मैक्सिको जाने का फैसला करती है और सुबह होते ही अपना सारा सामान लेकर मैक्सिको जाने वाली बस पकड़ने चली जाती है। बस में जाने से पहले वो पैको को किस भी कर लेती है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इंसान था और रोजारियो जानती थी कि वो उससे बहुत प्यार करता है। जब से रोजारियो के बेटे के खोने की बात पता चली थी तब से पल पल वो उसका साथ दे रहा था और रोजारियो के जाने से वो उदास भी था। अचानक रोजारियो को कुछ याद आता है और एक अनजान उम्मीद के साथ वो मैक्सिको जाने से पहले एक दूसरा काम करने का फैसला करती है। इधर सुबह होने से थोड़ी देर पहले ही बेंच पर सोए हुए कार्लिटोस को पुलिस वाले देख लेते हैं। वो उसे उठाते हैं और पूछताछ करने लगते हैं। एनरिक जो पास में ही कॉफी लेने गया था ये देख लेता है। वो जानता है कि अगर कार्लिटोस पकड़ा गया तो उसे वापस मैक्सिको भेज दिया जाएगा और वो अपनी माँ से नहीं मिल पाएगा। ये सोचते ही वो अपनी कॉफी पुलिस वालों पर फेंक देता है और चिल्लाता है, जिससे पुलिस वाले कार्लिटोस को छोड़कर उसके पीछे भागने लगते हैं। भागते हुए वो चिल्लाकर कहता है, कार्लिटोस भाग जाओ और अपनी माँ से जरूर मिलना। कार्लिटोस एक पल के लिए उसे देखता है और फिर पूरी जान लगाकर वहाँ से भाग जाता है। एनरिक पकड़ा जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उसने अपनी आजादी कुर्बान कर दी थी एक छोटे से बच्चे की दोस्ती के लिए, जिससे वो कुछ दिन पहले तक नफरत करता था। कार्लिटोस भागते भागते अचानक एक जगह रुक जाता है। उसकी नजरें एक जगह जाकर ठहर जाती हैं, क्योंकि सामने वही पब्लिक फोन था, वही पिज्जा की दुकान थी और वही दीवार पर बनी पेंटिंग भी थी, जिसे वो कल से ढूंढ रहा था। उसने आखिरकार वो जगह ढूंढ ली थी। तभी फोन बूथ के पास दूसरी ओर मुंह किए हुए उसे कोई दिखाई देती है, तो वो बिना एक भी पल सोचे उसे मॉम कहकर आवाज दे देता है। इतना करना था और कार्लिटोस की तो जैसे दुनिया ही बदल जाती है। सामने उसकी माँ खड़ी थी, जिसे उसने आखिरी बार सिर्फ 4 साल की उम्र में देखा था, जिसकी एक फोटो के सहारे वो बॉर्डर पार करके दूसरे
दूसरे देश में घुसाया था। उस माँ की एक झलक देखते ही कार्लिटोस का गला भर आता है और अब वो ठीक से उसे आवाज भी नहीं दे पाता। सड़क के दूसरी तरफ खड़ी रोसारियो का और भी बुरा हाल है। अपने बेटे को सामने देखकर वो तो फूट फूट कर रो ही पड़ती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए कार्लिटोस को जल्दबाजी में सड़क पार करने से रोकती है और बहती हुई आंखों से प्यार के साथ उसे देखती ही रहती है। अपनी माँ की आंखों में आंसू और इतना प्यार देखकर कार्लिटोस की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। ये फिल्म हमें उन लाखों लोगों की कहानी बताती है जिन्हें अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए अपने परिवार को ही छोड़कर जाना पड़ता है, जो अपना देश छोड़कर अनजान मुल्कों में अनजान लोगों के बीच अकेले जीते हैं। ये कहानी है कार्लिटोस की हिम्मत की, रोसारियो के त्याग की और एनरिक जैसे इंसान के रूप में उन फरिश्तों की जो कभी कभी दूसरों की मदद के लिए अपनी खुशी अपने सपने तक कुर्बान कर देते हैं।